पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर आई है। जहां तक 1700 अरब की बात है, 1700 अरब का 8 साढ़े 800 अरब मिल जाएगा अगर ये बहुत कोशिश करते हैं और सारा कुछ खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो इनको टारगेट करना चाहिए कि 200, 250, 300 मैक्सिमम अरब अगर आ जाए तो दैट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। इस प्लान के तहत टैक्स जीडीपी जो 8.5% है वो 20% पे पहुंच जाएगा। हमने जो कैलकुलेट किया है कि इसी सिस्टम के थ्रू 24,000 अरब आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये 9,400 इकट्ठा कर रहे हैं। 7,000 ऑल टाइम हाई उसको क्रॉस किया है, और और ये एक्सपेक्ट करें कि जून 2024 तक ये 70,000 क्रॉस कर जाएगा। पीआई को ये फाइनली प्राइवेटाइज कर देंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि एक आईनी बॉडी है, वहां भी वजीर खजाना नहीं है बल्कि वजीर खारजा है। सीसीआई के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ, तो वो सारी डिसीजंस तो इवेंचुअली फाइनेंस मिनिस्टर ने साइन ऑफ करनी है। रिमोट मीटरिंग भी, एंड व्हाई इज इट कि प्रीपेड मीटरिंग क्यों नहीं होती। पाकिस्तान जो है वो अरबों डॉलर कमा सकता है फ्रीलांसिंग और शेयर्ड सर्विसेज से। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। और आज भी हम जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अहम अमूर हैं और नई डेवलपमेंट्स जो हैं, नई हुकूमत के आने के बाद जो कुछ उन्होंने अपनी पॉलिसी तरजीहात का ऐलान किया उसके ऊपर बात करेंगे। तो मौज़ूआत काफ़ी सारे हैं और आज आपके जो कमेंट्स हैं पिछले हमारे प्रोग्राम के ऊपर, उनका भी हम जायज़ा लेंगे आखिर में। लेकिन सबसे अहम जो जो बयान है जो कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, और उन्होंने ये इस तरह से कहा कि 1700 अरब रुपए जो हैं वो फंसे हुए हैं टैक्स ट्राइब्यूनल्स के पास, अदलिया में, जो वो टैक्सेस के का जो हुसूल होना है। तो आपको मालूम है नाजरीन कि हम यहाँ पे बात करते रहते हैं एफबीआर की भी, टैक्स रेवेन्यूज की भी। तो ये उससे जुड़ी हुई एक अहम स्टेटमेंट है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा वजीर खजाना ने कि 3,000 अरब रुपए जो है वो लूप होल्स, यानी कि जो लीकेजेस हैं, उनको कम करने से भी वो कलेक्ट किए जा सकते हैं और वो करेंगे। जबकि 32,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन जो है जून 2027 तक उनका टारगेट है। ये इसके ऊपर बात करेंगे, काफी एम्बिशियस टारगेट्स हैं। और ये एक अलबत्ता दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर आई है और अच्छे वो दिखा रहे हैं जो साइंस, उसको भी बात करेंगे। और ये जो कमेटियों का मामला बड़ी कंट्रोवर्सी बनी रही है, ईसीसी और दीगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसके ऊपर कभी फाइनेंस मिनिस्टर थे, कभी नए अब डाल दिए गए, फिर निकाल दिए गए। तो ये बहुत से लोग इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और ये कितनी अहम बात है पॉलिसी के हवाले से, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जी हारून साहब, वेलकम बैक। थैंक यू। 1700 अरब रुपए अदालतों के पास स्टक है। तो ये काफी बड़ा फिगर है। ये पहले भी आया था मीडिया में कुछ अर्सा पहले और इसका जिक्र हुआ। तो यहाँ पर देखिए, हम अक्सर बात करते रहते हैं अपने जो हमारे टैक्स का निज़ाम है, एफबीआर की कलेक्शन, उनकी इनएफिशिएंसीज का जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पे अदलिया का भी एक रोल सामने उभर कर आया है। और देखने की जरूरत है क्योंकि ये मुख्तलिफ इदारे जब तक आपस में काम नहीं करेंगे तो किस तरह से हम अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप हारून साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1700 अरब पहले ट्राइब्यूनल्स का ले लेते हैं। तो जी फंसा तो हुआ है, आज का नहीं फंसा, बड़ी देर का फंसा है। ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? आप अपनी टैक्स रिटर्न फिल करके एफबीआर को अपलोड कर देते हैं उनके सिस्टम में, और इट इज प्रिज्यूम्ड कि वो आपने ठीक सबमिट की है। इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। उसके जी बाद कई लोगों को नोटिस आ जाता है। एफबीआर वाले कहते हैं कई को आता है, लेकिन इट सीम्स को तकरीबन सबको ही नोटिस आना शुरू हो जाते हैं कि जी हम नहीं मानते आपने जो ये जो किया है। वो उसकी वजह ये है कि आप ऑडिट में आ गए। तो सबसे ज्यादा लोगों को कहते हैं आप ऑडिट में आ गए, और कुछ को कहते हैं जी कि हम मानते नहीं है कि आपने जो सबमिट किया है उसको। उसके बाद एक वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जो कि अमूमन हरासमेंट, और उसके बाद फिर एक रेंट सीकिंग, एक अमाउंट तय हो जाती है और उसके ऊपर सेटल हो जाता है मामला। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं उन्होंने जो सबमिट किया है वो बिल्कुल ठीक है, और वो उस कॉन्फ्लिक्ट
کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہم وی آر آن دا رائٹ، اور وہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ کمشنر اپیلز کے پاس چلے جاتے ہیں. سو آپ کا کمشنر ان لینڈ ریونیو جو ہے اس کے ساتھ کانفلکٹ ہوا، یعنی کہ اس نے اگری نہیں کیا آپ کی ٹیکس ریٹرن سے، اور اس کے بعد آپ نے اپیل کی کمشنر اپیلز کے پاس. وہاں پہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے سیکنڈ سٹیپ آف اپیل از دی ایپلٹ ٹرائبیونل. ایپلٹ ٹرائبیونل جو ہے اس کے اندر ٹیکس والے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹس وغیرہ، اس میں ججز بھی ہوتے ہیں، اس میں لائرز بھی ہوتے ہیں 10 سال کے ایکسپیرینس، مطلب ڈفرینٹ قسم کی کمبینیشن ہے. اور ایپلٹ کورٹ اگر آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے آپ کی پلی کو، تو پھر آپ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں کیس چلتا ہے. اور اگر آپ ابھی بھی ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور ابھی بھی آپ کے اندر اسٹیمنا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، کچھ لوگ جاتے بھی ہیں. تو اس لیے یہ 1700 ارب جو ہے یہ پھنسا ہوا ہے. اور سو ان نٹ شیل، اگر وزیر خزانہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو حل کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے سپریم کورٹ کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا، اس سے ہائی کورٹس کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا، اس پہ جو ایپلٹ ٹرائبونلز ہیں ان کا بوجھ بھی کم ہوگا. سو بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک کانسٹنٹ کانفلکٹ ہے تھاؤزنڈز آف ٹیکس پیئرز جس کے ساتھ لٹیگیشن چل رہی ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی، ان کے اوپر یہ ہراسمنٹ اور یہ کانفلکٹ کی اسٹیٹ آف افیئر جو ہے وہ ختم ہوگی. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. فائنلی جہاں تک 1700 ارب کی بات ہے، تو ان دا بیسٹ کیس سینیریو اگر ایف بی آر سمجھ رہا ہے کہ ان کی پلی ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس اتنا ہونا چاہیے، جبکہ ٹیکس پیئر کہہ رہے ہیں نہیں جی اتنا نہیں، کم ہونا چاہیے، اور دونوں ایک اپنے سٹینس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ اس کا آدھا مل جائے گا. سو 1700 ارب کا 800-850 ارب مل جائے گا اگر یہ بہت کوشش کرتے ہیں اور سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ لائکلی اگر یہ واقعی سنسیئرٹی کے ساتھ اور ہارڈ ورک کے ساتھ کریں، سو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ 200-250-300 میکسیمم ارب اگر آ جائے تو دیٹس اے گریٹ گریٹ اچیومنٹ. کیونکہ اس میں پیسوں کے علاوہ اور بڑی جو ہے نا ان کی پلس پوائنٹس آئیں گے، ایز اے سیٹ کہ کانفلکٹس ختم ہوں گے اور لوڈ کم ہوگا. سو یہ تو آ گیا آپ کا 1700. جی 1700 بالکل. اور جو لیکیجز کا بھی معاملہ اٹھا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت ہے. میں آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو ہر چیز، بجلی بھی لیک ہوتی ہے، گیس بھی، ٹیکس ریونیو بھی. تو یہ سسٹمک جسے کہنا ڈان بھی چاہیے. لیک ہوتا ہے. جی وہ ڈور بھی لیک. ویل سیٹ. تو بات یہ کہ یہ لیکیجز کو پلگ کرنے کا جو ہے ارادہ، لیکن وہ بھی ایف بی آر کو ٹھیک کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو ریفارمز وہاں پہ کرنے پڑیں گے. ریسٹرکچرنگ کی جو بات ہوتی رہی ہے، ہم اس پلیٹ فارم سے بھی اس کو آرگیو کرتے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی یہ بتائیے کہ وہ کیا ان کے پاس ایسی وہ ہوگا جادو کی چھڑی کہ 3000 روپے ارب روپے وہ لوپ ہولز پلگ ہو جائیں گے. یہ تو ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ اتنا جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے سسٹم سے، کیونکہ ان کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اور پوائنٹ آف سیل پی او ایس سسٹم یہ تو پچھلی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اس کو فالو تھرو نہیں کیا گیا اور اس کو ہاف ہارٹڈ طریقے سے وہ جتنا تھا وہیں پہ چھوڑ دیا گیا. پھر جہاں پہ لگائے ہوئے تھے یہ مشینز وغیرہ پوائنٹ آف پی او ایس سسٹمز لگائے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی خاص فالو اپ نہیں کی گئی. پھر آپ کو پتا ہے کہ جب وہ مانیٹرنگ اوور سائٹ نہ ہو تو پھر کلوژن کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. تو ایف بی آر نے بھی ہاتھ والا رکھنا شروع کر دیا. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوائنٹ آف سیل سسٹم کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ کرائیں گے، ٹریک اینڈ ٹریس کو فالو اپ کریں گے. اب اگین وہ ٹائم کم ہے تو میں ڈیٹیلز میں یہ پوائنٹ آف سیل کیا ہوتا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس، وہ پھر کبھی بات کر لیں گے. ٹھیک. تو اس کے تھرو وہ سمجھتے ہیں کہ اباؤٹ 3,000 ارب جو ہے اس کا ہے پاسبلٹی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی وہ آپ کا تیسرا سوال تھا، وہ آپ دوبارہ دہرائیں گے یا میں آ جاؤں اس کے اوپر؟ نہیں وہ جی وہ تیسرا تو یہی تھا جی، اس کا جو ہے ایمبیشس ٹارگٹ جو رکھا ہے ماشاءاللہ 32,000 ارب روپے جون 2027 تک. تو رضا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے یہ ٹارگٹ سن کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ٹیکنالوجی ڈریون باڈی دیٹ یوزز بگ ڈیٹا، رائٹ، اس کو اپروو کر دیا انہوں نے.
जी। लेकिन वो कह रहे हैं इसके लिए सब्सटैंशियल फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। और इस प्लान के तहत टैक्स कलेक्शन तकरीबन 32,000 अरब तक फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी कि जून 27 तक पहुंच जाएगी। टैक्स जीडीपी जो 8.5% है वो 20% पे पहुंच जाएगा। तो आपकी खिदमत में अर्जी है रजा कि आपने और मैंने जितने भी प्रोग्राम्स इस प्लेटफॉर्म पे किए हैं और मैंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, वो हमारे व्यूअर्स जाके मेरे आर्टिकल्स वो फ्राइडे टाइम्स में, डॉन में और ये ट्रिब्यून वगैरह में जो छपते हैं, ये नंबर तो मैंने दिया था रजा। 32,000 अरब तो मैंने कैलकुलेट करके अखबार में छपा है। ये बिल्कुल। दो। और ये बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बॉडी, बिग डेटा वगैरह, इसकी एक नई बननी चाहिए एफबीआर। मैं यही तो आर्ग्यू कर रहा हूँ कब से। तो मुझे तो म्यूजिक इन माय ईयर्स के ये मुझे लगता है कि पढ़ना शुरू हो गए हैं हमारे आर्टिकल्स और हमारे प्रोग्राम्स देखना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह करे कि ये हो। यही तो हमारा भी टारगेट है जी। तो एब्सोल्युटली वेलकम, जरूर। और कोई भी किसी भी हेल्प और एडवाइस की जरूरत है, वी आर देयर टू गिव इट टू यू फॉर 1 रुपी। क्योंकि जी। मुफ्त मुफ्त चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको 1 रुपया चार्ज करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वो लेकिन हारून साहब, वो शुक्र है कि पढ़ना शुरू हो गए, लेकिन असल बात तो ये है कि जो यहाँ पे बड़ा मामला ये है कि ये अचीव किस तरह करेंगे। मतलब देखिए ना, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी चाहिए, बजट जारी बात है इसके ऊपर, लेकिन जो असल बुनियादी जो नुकता है वो सिस्टम्स का की चेंज का है। रजा, अ, एक बिफोर यू गो टू नेक्स्ट टॉपिक, बाय द वे मैं डॉक्टर इकरामुल हक के साथ 3 डिटेल्ड सेशन लगा चुका हूँ, 4-4 घंटे के। और एक सेशन हमारा इंशाल्लाह ये कमिंग मंडे को है, वो फाइनल सेशन। और हमने अभी बिल्कुल टेक्नोलॉजी वगैरह कोई जो हमारी जो सजेशंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं अभी बीच में की। और जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से एक नई एंटिटी अगर बना के जो एग्जिस्टिंग एफपीआर को नए टैक्स पेयर्स पे लगा के, आप यकीन करें, मैं और डॉक्टर इकरामुल हक हमने जो कैलकुलेट किया है कि इसी सिस्टम के थ्रू 24,000 अरब आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये 9,400 इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह हम फर्स्ट ड्राफ्ट जो है मंडे को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसको हम पब्लिश भी करेंगे सून। बेहतरीन बेहतरीन। तो अच्छा जी, तो ये बहुत जैसे कहते हैं उम्मीद अफजा बात है कि अगर कम से कम वो उसकी बारे में प्लान कर रहे हैं। अब देखना, ये चैलेंज यही होता है कि अच्छे अच्छे प्लान्स भी जो हैं और अच्छे अच्छे जो क्या कहना चाहिए ख्वाहिशात और पॉलिसीज, वो पाकिस्तान में जब वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है काम, वहां पे जो गड़बड़ होती है। हमारा लेट्स होप के मजीद इसके ऊपर बात होती रहे। तो बढ़ते हैं आगे, हम चलते हैं। और वो स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी दिखाई दी है, बड़ी तारीखी, बड़े अरसे से आपको पता है कि ये जो इंस्टेबिलिटी रही है पिछले चंद महीनों में, तो स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा वो आता है जिक्र। तो ऑल्दो के इट्स नॉट द ओनली मेजर या बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, ये हम साथ में कहते जाएं, जरूरी है। लेकिन ये कि ये जो तेजी आई है, इसका क्या आप, इसका मतलब है कि मार्केट्स को अब स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, हारून साहब? फ्रैंकली पर्सनली स्पीकिंग, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अप एंड डाउन जो है वो आई डोंट कंसिडर कि वो ब्रॉड बेस्ड पाकिस्तानी बिजनेसेस जो हैं उनकी जो आउटलुक है उसको रिप्रेजेंट करती है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हुआ क्या है, क्यों ये ऊपर गया है। ये 67,000 ऑल टाइम हाई उसको क्रॉस किया है। और और ये एक्सपेक्ट करें कि जून 2024 तक ये 70,000 क्रॉस कर जाएगा। वजह मेनली इस दफा ये थी, जो बल्कि आज तो कम हुआ है थोड़ा सा, लेकिन जो इसकी परसों ज्यादा होने शूट अप करने की वजह ये थी कि फुटसी रसल यूके बेस्ड ये है, एनालिसिस करते हैं इंडेक्सेस का। तो इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट पे कंटिन्यू करा रेट करना। तो देयर वाज अ चांस कि वो उनको फर्दर नीचे ले जाते लैडर के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसको वहीं पे मेंटेन किया। एक वजह ये थी। दूसरी वजह फास्ट ट्रैकिंग ऑफ ये जो पीआईए की खबरें आ रही हैं कि पीआईए को ये फाइनली प्राइवेटाइज कर देंगे।
और तो मैं समझता हूँ अभी भी उसमें बड़े लकूनाज हैं। तो ये दो वजह थी जिसकी वजह से ये शूट अप किया, 67,000 क्रॉस कर गया। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि मैं क्यों समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट्स द सेंटिमेंट एंड द मूड ऑफ द ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 32 अरब डॉलर की है। राइट। right? जो सेंसेक्स है इंडिया का 4,200 अरब डॉलर। राइट। अब so, 4,200 अरब डॉलर सेंसेक्स, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 32 अरब। एंड जस्ट टू गिव यू कि जो हमारा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो 26,000 अरब डॉलर। बिल्कुल। ठीक है। सो दैट्स वेयर वी स्टैंड, $32 बिलियन। तो इट्स नाइदर हेयर नॉर देयर। आगे आपको एक और मैं बताता हूँ कि नंबर ऑफ लिस्टिंग्स जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 523 कंपनियां लिस्टेड हैं। ओके। सेंसेक्स इंडिया 2,190, हम्म। तो हमसे 4 टाइम्स ज्यादा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 6,322। सो यू नो, अब आप सो जब आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं 6,500 कंपनियां लिस्टेड हैं और 26,000, 26 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। लेकिन अब 523 कंपनियां लिस्टेड हैं, 32 अरब डॉलर जो है इसकी मार्केट कैप है, तो इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। तो उससे हम कहें जी कि ये पूरी मार्केट की रिफ्लेक्ट कर रही है मूड को, तो ये इनएक्यूरेट होगा। मैं नहीं समझता कि हैविंग सेड दैट इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो पीई जो है वो 14 है, विच इज वेरी लो, विच मीन्स के इन्वेस्टर जब देखता है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखता है। कंपेयर करें इंडिया से वो 25 है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 27 है। सो रूम फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव। राइट। राइट। सो सो एक एक लिहाज से वो ये पॉजिटिव ही चीज दिखाई देती है। मगर जैसे आप कह रहे हैं इसमें इसके ऊपर भी वैसे हमें कभी डिटेल में मेरे ख्याल से एक नशिस्त होनी चाहिए, ये कैपिटलाइजेशन जिस तरह से होती है। और क्योंकि आज बहुत सारे मेरे जहन में अब वो बातें और सवालात दोनों आ रहे हैं, लेकिन आई होल्ड माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट वांट दिस प्रोग्राम टू गो ऑन एंड ऑन। तो बट थैंक यू। देखिए। अच्छा रजा, but जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कुछ जाहिर है स्पेशलिस्ट इस फील्ड के जो जो भी हम बातें करते हैं उस फील्ड के प्रोफेशनल्स देख रहे होते हैं, वो फिर कमेंट करते हैं जी आपने ये बात नहीं की, आपने वो बात नहीं की। सो वी नीड टू टेल आवर व्यूअर्स कि देखें हमें बहुत कम टाइम में ये सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, तो वी कैन नॉट गो इन डिटेल अनलेस वी हैव ओनली वन टॉपिक टू डिस्कस। तो या या बिल्कुल वो यही बात है कि वक्त की कमी और उसके साथ वो जो अहम बात होती है उसको लेकर आते हैं। बहरहाल फिर जी अली, ठीक हमारे प्रोड्यूसर अली वारसी फिर आपको कहते हैं 25 मिनट में रैप अप करें। है। सही बात है, सही बात है। जनाब। तो अच्छा जी। तो अब हारून भाई ये इसको आगे देखते हैं। और वाकया ये है कि आपको पता नई हुकूमत बनी, नए वजीर खजाना अपॉइंट हो चुके हैं। और लेकिन क्या है कि पहले प्राइवेटाइजेशन कमेटी जो बनती है उस पे वजीर खजाना उसके नहीं होते चेयर, बल्कि इसहाक डार साहब जो कि साबिक वजीर खजाना है और अब मौजूदा वजीर खारजा है। अब कोई ये कह सकता है कि जी ठीक है उनका तजुर्बा है और शायद फॉरेन पार्टीज ने आकर पाकिस्तान के पब्लिक एसेट्स खरीदने हैं, एक लिंक बन जाता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का ना होना पहले वो मसला बना, फिर ईसीसी जो सबसे अहम कमेटी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि बड़े बड़े मंसूबों को और जो एलोकेशंस होती हैं उसको देखती है, काबीना के बिहाफ पे मंजूरी देती है, बड़ी उसकी अहमियत है। वहां पे भी पहले वजीर खजाना मौजूद नहीं थे, खुद शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर उसके चेयर। फिर बाद में वो बड़ा रिएक्शन आया, लोगों ने सवाल उठे, तो फिर अगले दिन नोटिफिकेशन बल्कि यू टर्न ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने और वजीर खजाना को लगा दिया। और अब हमने देखा कि हारून साहब जो लेटेस्ट उसे कहते हैं वो कमेटी भी का कमीशन जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि एक आईनी बॉडी है। सूबों और फेडरेशन के दरमियान सारे मामला, टैक्स रेवेन्यूज, पानी, ये वो, उसको वो देख वहां भी वजीर खजाना नहीं है बल्कि वजीर खारजा है। तो ये कुछ मुझे यूं लग रहा है कि ये एक फैसला होता है, रिवर्स होता है, टू मेनी कुक्स
आर मे बी स्पॉइलिंग द गवर्नेंस ब्रॉथ, अगर उसको ये कहें। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड वी वर ऑल वेरी सरप्राइज के जो हमारे वजीर खजाना है, एचबीएल के प्रेसिडेंट थे, कॉम्पिटेंट बंदे हैं, एंड व्हाई डिड ही एक्सेप्ट दिस पोजीशन इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये सवाल अभी तक हमें इसका जवाब नहीं मिला। डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें कहते हैं। तो ये तो चलेगा रजा। अम, तो वो हम्म। तो खुर्रम हुसैन ने भी एक आर्टिकल लिखा था, अभी पिछले हफ्ते, कुछ दिन पहले एक्चुअली लिखा है। तो मेरे ख्याल से तो ये चलता रहेगा। ऑफ कोर्स डार साहब जो है उनका बड़ा डीप लिंक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। एंड उनकी एक देयर इज अ सर्टेन वे दैट ही परसीव्स कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पाकिस्तान के इकोनॉमी को किस तरह चलाना है। And he is very convinced about it. So you may call it one way of thinking, and there's people who don't agree with that. There may be some people who agree with it. तो मैं समझता हूँ कि ये टर्फ डिफाइन हो रही है। और जिस तरह आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर टर्फ डिफाइन हो रही है। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर टर्फ डिफाइन हो रही है। So this push and pull mechanism चल रहा है because there are forces seen and unseen, और वो आपस में पुश एंड पुल करके एक दूसरे की टर्फ डिफाइन कर रही हैं। सो ये यहाँ आई गेस कहीं पे जाके इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इट्स टू अर्ली टू से कहाँ पे होगा। तो कई कमेटीज में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, कहीं में इंटीरियर मिनिस्टर होंगे, कहीं में फॉरेन मिनिस्टर होंगे, कहीं में प्राइम मिनिस्टर होंगे। दैट्स द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। जी बिल्कुल, यही लग रहा है कि वो ऊपर नीचे डिस इक्विलिब्रियम की जो आप बात कह रहे हैं ना, वो इस वक्त दिखाई दे रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो हारून साहब, ये मेरा ये ख्याल है कि इसमें कुछ खैर मीडिया हाइप भी होती है, क्योंकि देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, मैं ये वजाहत करता चलूं, मैंने भी इसको चेक किया, उसमें कोई डेजिग्नेटेड मिनिस्टर्स की पोजीशंस हाँ नहीं है। जी। उसमें 4 चीफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, और बाकी 2 या 3 मिनिस्टर्स जो है वो लगाए जाते हैं, उस वक्त की नहीं, गवर्नमेंट बट जो है वो। देखें उसके अंदर ट्रेडिशनली भी, और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू हैव द फाइनेंस मिनिस्टर। देखें ना आप, सीसीआई के अंदर अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बैठा हुआ तो वो सारी डिसीजंस तो इवेंचुअली फाइनेंस मिनिस्टर ने साइन ऑफ करनी है। सो इट्स काइंड ऑफ बिल्कुल स्ट्रेंज। बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, एब्सोल्युटली। तो बहरहाल मैं वक्त की रफ्तार देखकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और वो पिछले जो हमारे नाजरीन बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स और क्वेश्चंस वगैरह छोड़े थे। लास्ट वीक हमने बात की थी रिकोडेक और बलूचिस्तान में जो गोल्ड के ज़खायर हैं उसके लिए कंपनी जो है वो वहाँ पर उसके साथ पाकिस्तान का अग्रीमेंट हुआ है। तो उसमें एक तो हमें पहले एक क्वेश्चन भी आया था वाया ईमेल, उन्होंने कहा कि जी 50% जो है वो तो उससे जो कुछ हासिल होगा वो तो कंपनी रख लेगी, जो वहां पर वो वो कर रही है, उसको निकाल रही है गोल्ड को। तो वो उसके ऊपर एतराज कर रहे थे हारून साहब, ये क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जो कंपनियां जाके वहां पर वो करती हैं डिगिंग और दीगर कॉस्ट्स बेयर करती हैं, फिर वो जारी बात है उसका हिस्सा भी लेती हैं। तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करें। देखिए इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, मैं एक कमेंट कर दूं। हमारे इंडियन जो हैं व्यूअर्स, हमारे भाई बहन, वेरी काइंड, आप प्रोग्राम देखते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते हैं और इतने ज्यादा कमेंट्स करते हैं। देखें जब पाकिस्तान के साथ कोई अच्छा होता है तो आपको भी खुश होना चाहिए। देखें हमारी जो 74-75 साल की जो हिस्ट्री है इंडिपेंडेंस की, उसके अंदर वो 75 साल में से तकरीबन कोई 70 साल जो है आप बहुत पीछे रहे हैं, पाकिस्तान बहुत आगे रहा है, और हमने हमेशा ही इंडिया का भला सोचा है। तो हम बड़े खुश होते थे 70 साल, तो हम बड़े खुश हुए कि आप आगे जा रहे हैं, अभी आप और आगे जा रहे हैं, हम अभी भी खुश होते हैं। लेकिन अगर 4-5 साल हम जरा थोड़े से उस में आ गए हैं, क्वेश्चन मार्क एरिया के अंदर, तो आप लोगों को खुश नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं गोल्ड और कॉपर निकल आए यहाँ पे और उसको इंटरनेशनल कंपनी जो है बैंकेबल फीजिबिलिटीज की बात करी है, तो इसमें आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एक बात तो है। दूसरी बात, जहां तक सवाल आपने किया, तो वो 50% जो है बैरिक गोल्ड की शेयर होल्डिंग है, 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, 25% पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। तो इसमें डील ये है कि सारा जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगनी है वो बैरिक गोल्ड लगाएगा। तो इसके एवज उनको 50% दिया है।
اینڈ اگر ہے تو بہت کم پاکستان اور بلوچستان گورنمنٹ کو بہت کم انویسٹمنٹ ہوگی ان ٹرمز آف کاسٹ اس کی. تو ظاہر ہے اس کا جو بھی پروفٹ آئے گا وہ اسی طرح سے شیئر ہوگا 50%, 25%, 25%. دا تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ وہ جو 50% پاکستان کے اندر آئے گا، 25 بلوچستان، 25 کمرہ پاکستان، وہ بہت سبسٹینشیل ہے. اور اسپیشلی بلوچستان کے لیے اٹس اے ہوم رن. اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے اس صوبے کے لیے. سو اٹس آل پازیٹیو ایٹ دیٹ فرنٹ. بالکل. تو یہ فرحان طاہر صاحب نے بھی وہی پچھلی بار کاپر کی بھی بات ہوئی تھی کہ کاپر کے بھی ریزروز ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو سونا ہے وہ تو کاپر ہے، جو جی کہ 1.2 ٹریلین جی اس کا اسٹیمیٹ ہے ڈالر کے ریزروز ہیں، اور پاکستان کو اگر 1/4 بھی ملے تو 400 ارب ڈالر ملتے ہیں، وہ کہ آئیڈیل ڈیل ہے. یہ انہوں نے کہا. اور اقبال احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کامنٹ دیا ہوا تھا، اقبال احمد 9089، انہوں نے کہا کہ ہاؤ مچ ول پاکستان گیٹ آؤٹ آف دس $4 بلین پر ایئر فرام 2028 آنورڈز، کائنڈلی کلیریفائی. جی وہی نا، یہ تو ہم ساری بات کر چکے ہیں کہ 50% جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گا. بالکل بالکل 50%، جی بالکل. اچھا، اور یہ میرے خیال سے گولڈ کا تو ایشو کافی حد تک ایڈریس ہو گیا. سعد ملک کا 3135، انہوں نے پاور جنریشن، بجلی بنانے کے عمل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ there is a merit order dispatch that NTDC sets which is supposed to run generation plants in order of their marginal cost. Capacity payments have nothing to do with merit order. Capacity payments have to be made regardless of whether a plant is producing or not. یہ جناب ان کا نہیں، یہ obviously سعد ملک صاحب جو ہیں یہ پروفیشنل ہیں اس فیلڈ کے، اینڈ دس از ایگزیکٹلی وہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہی میرا آرگیومنٹ یہی تھا کہ انہوں نے جو میرٹ آرڈر این ٹی ڈی سی نے کیا، انہوں نے لنک بھی دیا ہے اس کے اوپر، وہ آف کورس ہمیں پتہ ہے اس کے اندر انہوں نے تمام یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کا لسٹ دی ہوئی ہے کہ کس آرڈر کے اندر ان سے بجلی وغیرہ خریدی جائے گی، اور ان کا ریٹ دیا ہوا ہے کہ کس ریٹ پہ وہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. سو obviously جو سب سے اوپر ہے ان کا سب سے ایفیشینٹ ریٹ ہے اینڈ آل دیٹ. سو دا ہول پوائنٹ از کہ اس ریٹ کے اندر کیپیسٹی چارجز وہ انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں. سو ڈاؤن دا لسٹ اگر آپ جائیں تو کچھ ایسے انفیشینٹ پلانٹ سے وہ بجلی لے رہے ہیں بنسبت ان پلانٹس کے جو کہ نیچے لسٹ میں نیچے ہیں، لیکن جب کیپیسٹی آپ ایڈ کریں گے تو وہ زیادہ ایفیشینٹ، مطلب وہ زیادہ سستے ہو جائیں گے اس کے لیے. سو اٹس اے ٹیکنیکل تھنگ، آئی ایم شیور سعد ملک صاحب کین انڈرسٹینڈ. تو جو آپ کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ایگزیکٹلی وہی ہم نے بھی لاسٹ ٹائم کہا تھا. جی. اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ کامنٹ تھا جو کہ کامنٹ کا سوال، اور وہ یہ اسد مظفر ان کا یہ ہے کہ وائی پاکستان ڈزنٹ آپٹ فار ریموٹ میٹر ریڈنگ فار الیکٹریسٹی کنزمپشن. یہ دنیا بھر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دور سے یہ میٹر ریڈنگ ہوتی ہے جس سے کہ بجلی کی چوری بھی کافی کم ہوتی ہے، اور ہیومن انوالومنٹ جو ہے، انسانوں کی جو کرپشن کا باعث بنتی ہے، وہ کم ہوتی ہے. یہ اسد مظفر صاحب نے $1 ملین کوشچن کیا. یہ تو ہم سارے پوچھ رہے ہیں کہ ریموٹ میٹرنگ بھی، اینڈ وائی از اٹ کہ پری پیڈ میٹرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کہ آپ کے پاس میٹر لگا ہوا ہے، آپ جیسے آپ جیز کا کارڈ یا کسی اس کا کارڈ اس میں ڈال دیتے ہیں، بالکل سو آپ اس میں پری پیڈ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے آپ کا فون کا بیلنس. تو اسی طرح جو پری پیڈ میٹرز ہیں وہ لگا دیے جائیں، اور وہ کنزمپشن کے اوپر بیسڈ ہوں. اسی طرح ریموٹ میٹرنگ کی بھی بات صحیح ہے. دیکھیں، یہ اب نئی گورنمنٹ آئی ہے اور نئے منسٹر ہیں انرجی کے، ان کی ایک کمیٹی بن گئی ہے. سو ناؤ لیٹس سی وہ کمیٹی کیا کرتی ہے. اب اس کے اوپر آپ کو پتا ہے، میں تو آلویز کہتا تھا کہ محمد علی صاحب جو کیئر ٹیکر دور میں تھے انرجی کے منسٹر، وہ بڑے سینسیبل انہوں نے باتیں کی ہیں اور بہت سے اچھی ڈیسیجنز دی. تو بڑی اچھی لیگیسی چھوڑ کے گئے. میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، لیکن ان کا کام سپیکس فار واٹ ہی ڈیڈ. اب دیکھتے ہیں کہ نئے منسٹر جو ہیں وہ کیا ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیٹس سی. بالکل بالکل. تو یہ میرے خیال سے اس کے بارے میں سوچ بچار ہونی چاہیے. ویسے یہ آئیڈیا برا نہیں ہے کیونکہ ہم کرپشن کا بڑا ذکر کرتے ہیں. بہرحال بڑھتے ہیں جی اگلے. ایک بہت مسٹر رف کنگ، یہ ہمارے ریگولر ویور بھی ہیں اور ہمیشہ کامنٹس بھی چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے بہت لمبا چوڑا اور بڑا دلچسپ اور انفارمڈ کامنٹ چھوڑا ہوا ہے.
मैं सारा तो नहीं दोहराऊंगा वक्त की कमी के बायस, मगर उन्होंने ये कहा कि जो यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो एक एसेट है। और उसमें फ्री लांसिंग का उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है वो अरबों डॉलर कमा सकता है फ्री लांसिंग और शेयर्ड सर्विसेज से। मेरे ख्याल से पहले हमने इसके ऊपर कुछ जिक्र भी किया था पिछले प्रोग्राम्स में, आप हमारी गुफ्तगू भी हुई थी, आई रिकॉल। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? थैंक यू मिस्टर रफकिंग, बड़ी डिटेल में आप लिखते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं। देखें, जस्ट टू एक्सप्लेन, वो होता ये है कि हम इतने वो आईटी पे फोकस्ड होते हैं, वो जनरली वो जो कॉमन लिंगो जो है वो लोगों को समझ आती है कि जी आईटी के एक्सपोर्ट्स। सो बेसिकली इन्होंने जो पॉइंट आउट किया है कि वो कह रहे हैं कि आईटी इज डेफिनेटली अ वेरी बिग पोर्शन, लेकिन इट्स एन ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ फ्रीलांसिंग, इसको कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग का क्या मतलब है कि कोई भी आपका जो एक्सपर्ट है आईटी का भी, और नॉट नेसेसरीली आईटी, उसके पास और भी स्किल्स हो सकती हैं जो कि अपने घर में बैठ के या किसी इंक्यूबेशन सेंटर में बैठ के या किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां और उस तरह के लोग बैठे हैं, वहां पे बैठ के वो इंटरनेट के थ्रू सारी वर्ल्ड के साथ जो है ना ई कॉमर्स ट्रेड कर रहा है। तो सो इसको प्रीटी मच सिंपलिस्टिक टर्म्स में इसको आप फ्रीलांसिंग है, वो डॉलर कमा रहे हैं एंड ऑल दैट। उसमें उन्होंने बेसिकली कहा है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर्स बनने चाहिए, ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ पे ये लोग आपस में बैठ सकें, ऐसी बिल्डिंग्स होनी चाहिए जो कि अकोमोडेट करें उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। आपका हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पे हो, वहाँ पे आपके क्यूबिकल्स बने हो, वहाँ पे आप आपको सपोर्ट करने के लिए स्टाफ बैठा हो, वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए लोग बैठे हो, वगैरह वगैरह। सो इस तरह के सेंटर्स बनने चाहिए। हैं यहाँ पे हैं, ये आईटी सेंटर लाहौर के अंदर है, और भी हैं, लेकिन वो एक्सपेंशन उसकी होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट की प्लानिंग और सुपरविजन के बगैर इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है जी कि ये प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट इनको ऑफर करना चाहिए इन लोगों को। तो आई प्रिज्यूम उनका मतलब ये कि ऑफिशियल एक्सचेंज रेट जो है, क्योंकि प्रेफरेंशियल तो आप करेंगे तो मार्केट डिस्टॉर्ट होगी। तो अगर आपने प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट देना, उससे बेहतर है आपको इंसेंटिव्स उनको, लेट्स से 0.01% ऑफ द रेवेन्यू दैट दे आर गोइंग टू अर्न, उस तरह के कोई इंसेंटिव्स वगैरह दे दें। बाकी उन्होंने कहा है कि ये जो बच्चे हैं इनको, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको बैंक्स वाले जो है वो को घास नहीं डालते, लिफ्ट नहीं कराते, उनको कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं देते, कोई बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं देते। तो इसके ऊपर कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका तरीकाकार ये है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये अंडर दैट अम्ब्रेला ये सेंटर जो है नेगोशिएट करें बैंक्स के साथ कि जी ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, और आप समझें कि इट्स इट्स नॉट एन इंडिविजुअल, और इनको आप क्रेडिट कार्ड्स भी दें, बैंकिंग फैसिलिटीज भी दें, और भी बड़ा कुछ हो सकते हैं इनको। आप हेल्थ इंश्योरेंस इनके लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन गवर्नमेंट नीड्स टू ऑर्गेनाइज दिस सेक्टर मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। फाइनली उन्होंने ये कहा कि सी स्वीट जो है, उसको सी स्वीट का सी का मतलब है कि चीफ, यानी कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो और जो अच्छी पोजीशंस में हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको पाकिस्तान को मार्केट करना चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ उनको बिजनेस डाइवर्ट करना चाहिए, उनको अपनी जो है पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का माउथ पीस बनना चाहिए। फाइनली, अच्छा बाय द वे, ये दुनिया के अंदर ये बहुत कॉमन है, ये फ्रीलांसिंग वगैरह, इसमें आप वेबसाइट्स वगैरह हैं, इसको फाइवर, FIVERR, एक है, अप जी। वर्क एक और है। सो यहाँ पे आप जाएं तो लिस्ट हुआ होता है कि किस टाइप का काम जो है वो करवाना चाह रहे हैं, और फिर सारी दुनिया से लोग आके बिड करते हैं उसके ऊपर। और इसी तरह इसका एक मेरा रिफ्लेक्शन ये हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो जो काम करने वाले हैं उनकी एक वेबसाइट बने, और वो बताएं कि जी हम ये काम कर सकते हैं, राइट, और ताकि जिसने काम करवाना है वो फिर आके उनको करे। सो इट वर्क्स बोथ वेज। एंड द टू मेन एसोसिएशंस इन दिस रिस्पेक्ट, एक एक आई एम वेरी हैप्पी टू नोटिस कि ये पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन एक बनी हुई है, पैफला, और ऑफ कोर्स वी नो पाशा विच इज पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन। ये दो की एसोसिएशन हैं, रेलिवेंट एसोसिएशन हैं, एंड इन्होंने अपने मसाइल बताए हुए हैं कि जिनकी पेमेंट्स डिले होती हैं, लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि दे कैन नॉट टैप इनटू द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है इनके पास। सो इनकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है, मार्केटिंग
जॉइंट मार्केटिंग करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, या इनको गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ऐसे इदारों को। इसी तरह ऑनलाइन पेमेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में पेपैल नहीं है, कोई ज़ेले वगैरह कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, सो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। और स्टेट बैंक बीच में दीवार बन जाता था, अब सुना है काफी अच्छा हो गया पेमेंट्स इनकी आने जाने के अंदर। और फिर स्किल्स जो हैं वो इनकी डेवलप करने की जरूरत है कि कौन सी चीजें वर्ल्ड के अंदर रिक्वायर्ड, किस प्रोडक्ट कौन सा रिक्वायर्ड है, उस तरह की स्किल्स करें। फिर इंटरनेट क्लोजर्स, ये जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो इससे बहुत इफेक्ट होता है इनका इनका काम, थिंग्स लाइक दैट। सो बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है। आई होप मैंने इसको क्विकली ब्राउज थ्रू किया है। आई होप आई एम एबल टू नहीं नहीं, मेक यू बहुत अंडरस्टैंड। जी जी, बहुत, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में बात हो सकती है बड़ी। इसके ऊपर ऑलरेडी डिबेट्स हैं कि फ्रीलांसिंग का पोटेंशियल जो है हम उसको कि नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन बहरहाल आई थिंक आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए तो हमारा शो का वक्त जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हारून साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स दीजिए, इंशाल्लाह इनको एड्रेस करेंगे अगले वीक। एंड टेक केयर, खुदा हाफिज।